पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे आ जाएगा। इन अ वेरी मेजर सेटबैक फॉर बांग्लादेश इकोनॉमी, उनका दोस्तों जो सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क है वो दोस्तों अब बंद हो चुका है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इंडियन आर्मी बांग्लादेश को मजा नहीं चखाएगी, इनकी अकल ठिकाने नहीं। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है। लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाए और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएगी। ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह IMF की लाइन में लग जाए। देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज क्रैश्ड। आज की तारीख में ये कहते देखिए साहब, इसका फायदा भारत को हो रहा है। टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है, इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। चाइना के बाद अगर कोई देश था जो टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था वो बांग्लादेश था, लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जा रहा था भारत से, राइट? भारत से, खास तौर से गुजरात, सूरत वगैरह यहां से जा रहे थे। अब ये सब हो गया बंद, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश में बनता नहीं है। ये हो गया बंद, यहां से पाइपलाइन कर दी भारत ने बंद। अब वहां पे त्राही त्राही हो रही है। एक जो न्यूज है वो ये है कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता भारत में आनी शुरू हो गई है, या कह लीजिए कि वहां के जो ऑर्डर्स हैं वो भारत में आने शुरू हो गए। दोस्तों, बांग्लादेश ने जिस तरीके से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, उससे भारत के जो कपड़ा उद्योग में लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि उन्होंने ऑफ सीजन अलग से एम्प्लॉइज काम पे रखे हैं, ताकि ये जो ऑर्डर हैं ये दिन रात कैसे भी करके पूरे किए जा सकें। इस समय जो फैक्ट्री सिर्फ दिन में चला करती थी, अब वो रात में भी चल रही है। इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं भारत में, और ये सारे के सारे रिप्लेसमेंट वाले हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आपको पता होगा 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और लाखों लोग वहाँ बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में जो अमेरिका और यूरोप के बाजारों में आपको पता होगा क्रिसमस सीजन अभी आने वाला है, तो ऐसे में बड़े ऑर्डर आ रहे हैं और ये सब आ रहे हैं भारत के पास। कर्मचारियों की इस समय संख्या बढ़ाई गई है फैक्ट्रियों में। और अगर बात करें गुरुग्राम की, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ढूंढे नहीं मिल रहे इस समय एम्प्लॉय, इतना काम आ चुका है। अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग इस समय इस रोजगार में लगे हुए हैं। जो परमानेंट थे वो तो थे ही, साथ में अब नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। और उसने एक जो न्यूज है वो ये है कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता भारत में आनी शुरू हो गई है, या कह लीजिए कि वहां के जो ऑर्डर्स हैं वो भारत में आने शुरू हो गए। लेकिन ये चीज तो जो इंडस्ट्री है वो पहले भारत में ही थी, भारत से शिफ्ट होकर ये चली गई बांग्लादेश में। अब वो पूरा ये म्यूजिकल चेयर बनकर दोबारा से भारत में आ रही है, या कह लीजिए लाई जा रही है। सभी लोग बांग्लादेश के ऊपर, सेव हिंदूज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा, मैं बार बार बोलता हूं कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की काम करने की यहां पर जरूरत पड़ती है, वो इंडस्ट्री दोबारा से भारत में आ रही है। इसका इंप्लीकेशंस क्या है, प्लस ये हो कैसे रहा है, जबकि कांग्रेस ने तो पूरी मेहनत करी थी कि ये सारी इंडस्ट्री यहां से शिफ्ट होकर इनके प्यारे मुसलमान कंट्री बांग्लादेश में चली जाए। हुआ ये था कि 1980s में हड़तालों का दौर हुआ, हड़तालों के ऊपर मूवीज बनी, हड़तालों को ग्लोरीफाई किया गया, जिसे ये लोग कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। एक्चुअली उसको खत्म करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। 1982 में मुंबई में हड़तालें शुरू हुई। अल्टीमेटली क्या हुआ, 1.5 लाख मजदूर नौकरी खो बैठे। बात शुरू हुई थी 20% बोनस बढ़ा दीजिए, लेकिन इस चीज को नहीं का लोग डील कर सकते थे, तो 80 मिल बंद हो गई, 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए, और सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश ले गया। और बाद में दत्ता सामंत को कांग्रेस का टिकट मिल गया, वो राजीव गांधी के चहेते रहे। तो ये इम्पैक्ट हुआ दत्ता सामंत का मुंबई टेक्सटाइल मिल्स पे। इसका आफ्टर इफेक्ट और टेक्सटाइल मिल्स पे भी पड़ा। लाल इमली धारीवाल एक कानपुर की बहुत फेमस मिल थी, वो मिल बंद हो गई, और उसके क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बचपन में याद हो, सर्दियों में लाल इमली के स्वेटर्स वगैरह बहुत फेमस थे, एक्सपोर्ट उसका बहुत अच्छा था। रशिया उसका रशियन ऑर्डर वहाँ रखे रहते थे, सबसे ज़्यादा लाल इमली रशिया को एक्सपोर्ट करता था। तो इस तरह की यूनिट्स भी धीरे धीरे बंद होने लग गई। उसके बाद ब्रांडेड कपड़ों का दौर आया,
तो एक चीज याद रखिए, एक जमाना था जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, विदेशी कपड़ों की हमने होली जलाई थी और हमारे यहाँ के कपड़े बहुत उन्नत क्वालिटी के थे। कांग्रेस उस समय तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हमारे यहाँ की मिल्स को पूरी तौर पे खत्म करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। देश के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर स्पेकुलेशन है क्योंकि डॉक्टर यूनुस वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ बिल क्लिंटन और बिल क्लिंटन के आगे उसी ब्लॉक के अंदर आते थे हमारे जो बाइडेन साहब। और इस वक्त यहाँ पे ये स्पेकुलेट किया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज, जो उसके पीछे सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन रिजीम को। और जब ये पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में डॉक्टर यूनुस साहब आए, he specially went to see Bill Clinton and he met on the sidelines with Joe Biden। तो ये, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओथ लेने से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई हैव इशू विद द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। तीसरी बात ये मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि जब बांग्लादेश का डेलीगेशन जब गया था व्हाइट हाउस के अंदर, और मैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इन्होंने जो है अपना डॉक्टर यूनुस साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी और इन्होंने पर्सनल लेवल पर भी हिलरी क्लिंटन को पैसे दिए थे उनकी कैंपेन में अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और उनको याद था जब पिछली दफा बंगाली डेलीगेशन व्हाइट हाउस गया तो उन्होंने कहा था कि वो वेयर इज योर फाइनेंस गाय हु हैज बीन सपोर्टिंग हिलरी क्लिंटन। तो ये बात मैं एग्री करूंगा कि जब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर तवज्जो देंगे। पूछा है कि क्या बांग्लादेश जो है वो तकसीम होने जा रहा है, चलें इसका एक जवाब दे दें। देखिए बांग्लादेश स्प्लिट किस तरह होगा, एक तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज बहुत कम है। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इलेक्शन ना हुए और स्टेबल गवर्नमेंट ना आई। जब तक कोई मैच्योर गवर्नमेंट नहीं, इस वक्त जो बैठे हैं लोग उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है, वो तो सिलेक्टेड है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के कई ग्रुप मुसलसल एक दूसरे से लड़ते हैं वहां पे। उनके पास अगर देखा जाए तो आज भी उसके हालात कोई ठीक नहीं है। इट्स नॉट अगर देखा जाए कि वहां पे कोई दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है या ऐसे हालात नहीं है। स्प्लिट तो नहीं होगा लेकिन गुर्बत के हालात इकोनॉमिकली और मजीद वीक हो जाएगा अगर उन्होंने इसको स्टेबल ना किया तो मेरे ख्याल में। और दूसरा स्प्लिट सर एक सवाल। जी सर प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। जी साथी साहब मेरे ख्याल में इस जो मैं बिल्कुल अमित साहब का जो है उसका स्टेटमेंट, इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा। इंडिया को द पॉइंट हैज कम अप कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। जो लाखों लोगों को रोजगार दिया है। गुरुग्राम में, सिर्फ अकेले गुरुग्राम में 2500 से ज्यादा कपड़ा उद्योग हैं जो कि हर महीने करोड़ों का कपड़ा विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर नोएडा की गारमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ लगभग 4500 इकाइयां हैं जिसका कि सालाना कारोबार 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए तक का होता है। और अब ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको पता होगा हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा विभत्सकारी है। साथ में जितने भी बांग्लादेश को कपड़ों के ऑर्डर आते थे वो सब के सब इस समय भारत में डाइवर्ट हो गए हैं। सूरत में इस समय ओवर टाइम चल रहा है इन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। साथ में यूरोप, अमेरिका और जापान से जितने ऑर्डर आते थे वो भी सारे के सारे भारत में आ चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब एक नई योजना भी चलाई है जिसके अंतर्गत गारमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया है।